Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start another topic in the chapter series of mechanism of organic reaction. So far we have discussed in this particular chapter the introduction, the types of bond fusion, reagent substrates, your types of reagents, types of organic reaction, energy concentrations, reaction intermediates. We have discussed two of the reaction intermediates, that is carbocation and carbanion. So today we are going to take up another reaction intermediate, that is free radical, in detail. Okay, so if you have not watched the previous 4 videos that I have uploaded in this chapter series, I request you to first of all see those videos and then switch to this part of the chapter for better understanding. Okay, so without wasting any more time, let's proceed to the another reaction intermediate, that is free radical. Okay, so from here we are taking up the free radical in detail. So what is free radical? It is also a reactive chemical species which is carrying odd or unpaired electron are called their free radicals. See, ऐसे reactive chemical species जिसमें आपके पास या तो odd number of electrons होंगे, odd यानी कि 1, 3, 5, 7 and so on, ठीक है, या फिर एक होगा या फिर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो वो हो गए आपके फ्री रेडिकल. फॉर एग्जांपल क्लोरीन फ्री रेडिकल, मिथाइल, फिनाइल, बेंजाइल एंड योर ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल. ठीक है, अब है कि यहाँ पे बात कि ऑल्दो जो आपकी फ्री रेडिकल्स हैं दे आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, yet due to the presence of an odd electron they are weakly attracted by magnetic field and hence they are paramagnetic in nature. paramagnetic क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन होते ऑपोजिट स्पिन में तो वो डायमैग्नेटिक का केस होता, बट वो है ही नहीं, 2 तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते यहाँ पे. ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे यहाँ पे. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक न एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है. ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये वीकली अट्रैक्टेड है बाय मैग्नेटिक फील्ड विच इज व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, सो ये होगी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड डिस्कस हो गया यहाँ पे हमारा. ये तो हो गया आपका सारा का सारा इंट्रोडक्शन. तो आपका एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट इज योर फ्री रेडिकल? दे आर जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन एंड कार्बानाइन. दे आर आल्सो शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू acquire one more electron to complete its octet. ठीक है, तो मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है. तो अगर ये इसके पास चांसेस हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये इटसेल्फ इट इज गोइंग टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो ये होगी एक बात की फ्री रेडिकल्स जो भी हैं आपके दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स. Now second is the generation of free radicals. Now basically the very easy method of generation of free radical is via homolytic fission. Correct it, it is homo not hemo. Okay, that is homolytic fission of covalent bonds by heat or light. देखो जैसे कि आपके पास डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल होता है इस तरह से Cl सिंगल बॉन्ड Cl. अगर बॉन्ड को हटा के आपने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया तो क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इसने ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन गए बाया होमोलिटिक फिजन. होमोलिटिक फिजन का मतलब है कि इक्वली बंटवारा हो रहा है प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी मान लो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका बंटवारा बराबर के हिस्से में हो रहा है 2 भाइयों के बीच में. 2 भाई कौन है? 2 क्लोरीन एटम. ठीक है, तो बन गए यहाँ पे आपके 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. इसी तरह से आप बेंजोइल पेरोक्साइड का केस ले सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? इस तरह से 2 आपके बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल आपके एनाइन बन सकते हैं. अब यहाँ से भी आप फर्दर कर सकते हो. क्या हो सकते हैं यहाँ पे? यहाँ से आपके पास फर्दर इस तरह से आपका जो है आपका 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकते हैं यहाँ से और 2 आपके फिनाइल रेडिकल्स भी निकल सकते हैं फर्दर यहाँ से. ठीक है, इसी तरह आप फर्दर 2 केसेस भी देख सकते हो. दैट इज द केस ऑफ टेट्रामेथाइल लेड एंड अनदर केसेस ऑफ योर ईथर ओवर हियर, सॉरी असाइल कंपाउंड ओवर हियर. सो इस तरह से आप ये सारे एग्जांपल डिटेल में देख सकते हो कि होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू किस तरह से आपके पास फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं. तो ये तो होगी बच्चे इसकी
generation. अब आते हैं classification पे. Just like your carboketine and carbanion, your free radicals are also divided into methyl, primary, secondary and tertiary free radicals. मिथाइल फ्री रेडिकल एज आपके पास आ गया, ठीक है. इथाइल फ्री रेडिकल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बिकॉज यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, दो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, तीन होगा तो टर्शियरी फ्री रेडिकल, ठीक है. तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये बार बार रिपीट करना इज ऑफ नो यूज. तो अगर आपने ये चीजें कार्बोकेटाइन कार्बानाइन में समझ ली हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. अब चलते हैं अलग इसके अगले मेन टॉपिक पे. बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स यू कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन. आपसे प्रेपरेशन पूछी जा सकती है फ्री रेडिकल्स की, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इजी. ओके, सो जैसे आपने प्रीवियस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझे हैं ये भी समझ जाएंगे आप बहुत इजीली. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर ऑल्सो प्लेनर केमिकल स्पीशीज, ठीक है. ये तो सारे के सारे जितने भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो सबके सब प्लेनर केमिकल स्पीशीज हैं. ये पॉइंट तो अपने दिमाग में डाल ही लो ना आप, ठीक है. Second is that the carbon atom, the central carbon atom which is carrying odd electron is sp2 hybridized. Now why it is sp2 hybridized? Can anybody tell me that in the comment section? I am waiting for your answers, but just pause the video and first of all try to answer it in the comment section, okay? And बाद में मेरा आंसर सुनिएगा, okay? Now see, try to understand one thing over here. अगर आप यहाँ पे ये आपने टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल के एग्जांपल लेके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है यहाँ पे, तो देखो होता क्या है यहाँ पे. यू कैन सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर, ओके, and there is presence of one odd electron in the unhybridized p orbital. In unhybridized p orbital. अब है क्या, अनहाइब्रिडाइज से एक बात समझो कि मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. दैट इज व्हाई यू आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन व्हाइल चेकिंग द हाइब्रिडाइजेशन. तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसको आप नहीं कंसीडर करोगे, क्या हो गई sp2. जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई ये कैसे हुई, एज पर 3 बॉन्ड पेयर, जहां एक बॉन्ड पेयर बना रहा है आपका s ऑर्बिटल और बाकी के दो दे आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ p बॉन्ड्स, p ऑर्बिटल, ओके, हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है. तो ये होगी आपकी एक बात. तो इस तरह से आपने बता दिया कि ये sp2 कार्बन कैसे बनाइए, ठीक है. पता लग गया कि जो आपने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है भी, सिंस इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो इसलिए आप उसको काउंट नहीं करोगे. चलो, the next point is saying that the 3 sp2 hybridized orbital of carbon forms 3 sigma bond with monovalent atom or group which is lying in a plane and are inclined to each other at 120 degree. ठीक है, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है अगर आपसे पूछ लिया गया जाए पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है. कि क्या बोल रहा है ये कि जो 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल हैं कार्बन के, वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे आपके किन्हीं भी 3 मोनोवेलेंट ग्रुप्स के साथ, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ इस तरह से अलाइन है, किस तरह से, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, इस तरह से अलाइन है वो. सो द अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड however contains one odd electron. So that is how you are going to explain the orbital structure of free radicals. Now coming straight to the stability of free radical, first of all we are going to discuss over here as per the conjugation effect, hyperconjugation effect, कि आपके पास किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. देखो भाई, hyperconjugation सीधी सी बात है, more is the number of alpha hydrogen, more is the hyperconjugative structures, HCS is short में लिखा है, आपने ऐसे पेपर में नहीं लिखने. more is the hyperconjugative structure and more is the stability. तो ये तो आपके पास आ गया कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है रेडिकल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल. क्यों? क्योंकि टर्शरी के केस में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, एंड इफ द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, greater is the number of hyperconjugative structure and hence more is the stability of free radical. This is the point
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, तो देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल का, सेकेंडरी का और प्राइमरी का। टर्शियरी में आप देखो आपके पास यहाँ पे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो टोटल कितने हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दे गई। उसी तरह यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो ये 6 स्ट्रक्चर देगा, और प्राइमरी में 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो ये 3 हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देगा। इसे आप हाइपोकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को आप नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते थे। इसकी वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगी फर्स्ट चैप्टर के सीरीज में, दैट इज इन द सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, तो आप वहां से हाइपोकॉन्जुगेटिव इफेक्ट अगर आपको नहीं आता है तो समझ सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। दैट इज द केस ऑफ योर रेजोनेंस इफेक्ट। फिर भी मैं आपको एक बार हाइपोकॉन्जुगेटिव की डिटेल दे देती हूँ यहाँ पे। सिंपल सी बात है यहाँ पे, एज वी सेट की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन वो अपना कहीं और छोड़ देगा, किसी दो एटम्स के बीच में छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम कंसीडर कर लें तो क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज एक यहाँ से गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ये रेडिकल अपने यहाँ जाएगा एक और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली जैसे इस हाइड्रोजन के साथ किया आप इन तीनों हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर आपने इस साइड के मिथाइल ग्रुप को यूज करके किया तो ये 3 स्ट्रक्चर बन गए, अगर इसको यूज करके करोगे तो अलग 3 स्ट्रक्चर बनेंगे और इसको यूज करके करोगे तो अलग 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस तरह से देखते हो आप, एंड सिंस देयर इज नो बॉन्ड इन बिटवीन दीज टू, सो इसीलिए आप इसको बोलते हो नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली आपका एक्सटेंशन ही है रेजोनेंस इफेक्ट का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ओके, सो सेकंड इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी एज पर द रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे कि आपने कार्बानाइन कार्बोकेटाइन में देखा है, वहां भी हमने अलाइल और बेंजाइल का केस डिस्कस किया था। यहाँ पे भी वही है कि जो फ्री रेडिकल हैं दे आर आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, आर इवन मोर स्टेबल देन द सिंपल अल्काइल फ्री रेडिकल। बोलने का मतलब ये है कि वो फ्री रेडिकल्स जो आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हों वो बहुत स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू सिंपल अल्काइल फ्री रेडिकल्स। जैसे कि अलाइल रेडिकल के एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो सकता है इसका एक, और एक इस पे चला जाएगा और ये एक यहाँ पे जा सकता है, तो इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर बना सकता है ये। ठीक है, उसी तरह बेसिकली दे आर सेइंग द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑकरिंग। इसी तरह आपके पास बेंजाइल के केस में भी होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आपको बनाने आने ही चाहिए अभी तक। तो इसकी बेसिस पे अब आप देखोगे एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में। दिस इज द क्वेश्चन दैट आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाई इज द सीरीज इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइक दिस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, तो ट्राइफिनाइल के केस में ये आपका डाइफिनाइल का केस है, ये ट्राइफिनाइल का केस है बच्चा। तो देखो डाइफिनाइल के केस में देखो बेंजाइल का केस तो हमने यहाँ पे देख लिया, बेंजाइल फ्री रेडिकल आपका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश क्या की गई है कि अगर आपके पास जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच हैं कार्बन के साथ कैरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन की और उतना ही स्टेबल रेडिकल होगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। मोर इज द नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम कैरिंग odd or unpaired electron, greater is the delocalization of electrons and hence more stable is the free radical। ठीक है, तो इसीलिए यही रीजन है, यही इसका आंसर है कि क्यों ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है डाई और बेंजाइल से। ठीक है, क्योंकि ट्राई के केस में आपको इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अगर आप पहले इस फिनाइल ग्रुप को कंसिडर करके करोगे तो आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास टोटल ऑफ 9 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इसके, और इसके आपके पास बनेंगे 6। तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला फिर तो ज्यादा स्टेबल हो गया। एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी उसके ज्यादा, और वो क्यों हो रहे हैं ज्यादा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन है इसका स्टेबिलिटी का। तो आप पूरा एक्सप्लेन करोगे प्रॉपर्ली इसको। इट इज गिवन इन योर बुक्स मॉडर्न एज वेल एज प्रदीप, तो आप किसी से भी रेफरेंस लेके प्रॉपर्ली इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे।
I guess I've repeated the same slide. I'm so sorry. Okay, so another thing over here is relative stability of free radical. अब यहाँ पे क्या है कि आप इसे as per homolytic bond डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन एनी टू atoms, the covalent bond between any two atom is your बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, तो ये हो गया आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अब देखो एज पर होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स की बता सकते हो. तो कहने का मतलब ये है जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू होगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी आपके फ्री रेडिकल की. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. ठीक है, और उसी तरह से आपके पास आप एक पूरा चार्ट है आपकी बुक में ऑन योर पेज नंबर 85 इन प्रदीप. यू कैन सी दैट चार्ट जहां पे वैल्यूज गिवन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की. यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दैट, बट आप ये आपको याद रहना चाहिए. ये आपका सीरीज है एज पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जहां बेंजाइल का बहुत ज्यादा आपकी जो है वो stability है as compared to allyl, which is further more stable to tertiary, secondary, primary, phenyl and vinyl. Okay, so इस तरह से आप सभी का cases discuss कर सकते हो one by one in detail. Okay बच्चा, so that is quite simple to understand, and here we are stopping our topic free radical. तो यहाँ पे bind up हो गया हमारा topic free radical. और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप मेंशन कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, क्वेरीज, एवरीथिंग. एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में दैट यू लाइक द कंटेंट, एवरीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियर टू यू. एंड या, सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल and like, comment, share and press the bell icon for more updates. Thank you.